आप सबका एराज ट्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के इतिहास के 5वें वीडियो पर हैं और आज हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधियाँ कुल 14 राजाओं ने धारण की भारतीय इतिहास में, जिसमें सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो हुए वे यही चंद्रगुप्त द्वितीय हुए जो गुप्त वंश के। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन, मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु एक और राजधानी उज्जैन भी थी इनकी। 380 से 412 ईस्वी इनका कार्यकाल रहा। कहीं कहीं 375 से 410 भी मिलती है, परंतु ज़्यादा मान्य विचारधारा 380 से 412 है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र थे। इस मार्क को इग्नोर कीजिएगा, ये मार्क्स मायने नहीं रहेगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय लिखते हुए यहाँ पर ऑन द फ्लो आ गया था, तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्ता देवी का पुत्र था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। सबसे ज़्यादा विस्तार इस काल में हुआ, न केवल क्षेत्र के दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह समय जो है काफ़ी अच्छा रहा। इसीलिए गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है और गुप्त साम्राज्य में भी चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास स्वर्णयुग कहा जाता है। स्वर्णयुग की शुरुआत मैंने बताया था समुद्रगुप्त से हुई थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का काल सच में स्वर्णयुग का शिखर समय था, ठीक है। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उनके बहुत से पुत्र और पौत्र थे, किंतु अंतिम समय में उन्होंने चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से यह हमें पता चलता है, ठीक है। आगे पढ़े। चंद्रगुप्त द्वितीय जो एवं परवर्ती गुप्त सम्राटों के अभिलेखों से भी यही पता चलता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ही गुप्त सम्राट हुए। मैंने रामगुप्त के बारे में जो बताया है उस वीडियो में मैंने बताया था कि रामगुप्त न पूरे गुप्त साम्राज्य का शासक नहीं बना था समुद्रगुप्त के बाद में, वह बस पूर्वी मालवा का शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बाकी भागों को अपने कब्जे में लिया था और रामगुप्त की हत्या करने के बाद पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य को शासक बन गया। किंतु देवी चंद्रगुप्तम वगैरह में चंद्रगुप्त को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए, उनके चरित्र के ज़्यादा अच्छे पहलुओं को दृष्टिकोण में लाने के लिए इस बात को थोड़ा अलग ढंग से कहा गया और रामगुप्त के चरित्र को थोड़ा ज़्यादा खराब बताया गया। मैं ये नहीं कहता कि रामगुप्त का चरित्र इससे ज़्यादा अच्छा रहा होगा, ये तो इतिहास की बात है, किंतु जो विवादास्पद चीज़ है उस पर मैंने प्रकाश डाला है, ठीक है। जो अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आ पाता है क्योंकि उसको बढ़िया से लिखा नहीं गया है। तो कई जगहों से स्टडी करने के बाद ये निचोड़ आया था। जो मैंने रामगुप्त के बारे में जो क्लास ली है उसमें बताया था, तो यहाँ भी वो चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। किंतु इसके विपरीत अंश रूप में उपलब्ध देवी चंद्रगुप्तम जो पूरी तरह से नहीं उपलब्ध है, तो अंश रूप में इसका उल्लेख अन्य ग्रंथों में किया गया है। तो अंश रूप में उपलब्ध देवी चंद्रगुप्तम और अन्य साहित्यिक पुरातात्विक संबंधी प्रमाणों, अन्य साहित्यिक पुरातात्विक या जयशंकर प्रसाद की रीत स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी पुस्तक का जो वर्णन किया था मैंने पिछले वीडियो में, तो उन प्रमाणों के आधार पर रामगुप्त को स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी प्रमाणित किया गया है। तो ऐतिहासिक विवाद का विषय है, फैक्ट मैंने बता दिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ों को ढंग से। ऐसे कई बार वीडियो देखिएगा तो याद करने की जरूरत नहीं होगा। चंद्रगुप्त का गुप्त संवत 61 यानी 380 ईस्वी में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा में जो एक स्तंभ लेख है जहाँ उत्कीर्ण किया गया कि चंद्रगुप्त का शासनकाल गुप्त वंश के 61वें साल या फिर नॉर्मल 380 ईस्वी हम लोग मान लें, तो उसके 5वें वर्ष में लिखवाया गया है। यानी कि चंद्रगुप्त ने जब शासन संभाला उसके 5वें वर्ष जो कि 380 ईस्वी पड़ती है में लिखवाया गया है। तो इसीलिए 380 - 5 यानी 375 इनका राज्यारोहण वर्ष बहुत लोग मानते हैं। ये भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त किसी इलाके का या मथुरा या उसके आसपास के इलाके का शासक रहा हो उस समय सामंत के तौर पर, जब चंद्रगुप्त शासक थे, सॉरी समुद्रगुप्त शासक थे, उस समय ये उन एरिया का देखभाल करते हों और वहाँ पर अपना संदेश लिखवाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है, इतिहास का विषय है तो बहुत दावे पूर्वक कुछ भी कहना बहुत सही नहीं है। तो इस हिसाब से उनका राज्यारोहण 375 ईस्वी में हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ज्ञात होता है कि उनके देवगुप्त एवं देवराज नाम भी थे, ठीक है। अभिलेखों एवं मुद्रा लेखों में उनकी विभिन्न उपाधियाँ भी बताई गई है, महाराजाधिराज,
परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद्र, ठीक है, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक, विक्रमादित्य, इन सब उपाधियों का भी ज्ञान होता है। ठीक है। सांची के अभिलेख में देवराज, प्रवर्सन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है इन्हें। ठीक है, समझ पा रहे हैं। सांची के अभिलेख में देवराज कहा गया है, प्रवर्सन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। ठीक है। तो महरौली, अगर हम कहें महरौली के अभिलेख में, तो महरौली के अभिलेख में राजा चंद्र, महरौली के स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है और इनकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। ठीक, और काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है। तो आज चंद्रगुप्त द्वितीय के परिचय पर हमने प्रकाश डाला और यहाँ तक क्लास को रखते हैं। कल के क्लास में चंद्रगुप्त द्वितीय का बाकी जो इतिहास है उसको पूरी तरह से समझेंगे, वर्णन करेंगे। आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप लोग को पसंद आ रही हुई वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लोगों को बोलिए कि चैनल में काफ़ी रोचक जानकारी मिल रही है, अगर आप लोग को मिल रही है तो। ठीक है, और इन्हें सब्सक्राइब करके मुझे प्रेरित करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।